तो आपने कॉलेज में बिल्कुल डीएसए नहीं किया? नो, मैंने अपने कॉलेज में बिल्कुल डीएसए नहीं किया। मेरा कॉलेज एक टीसी कॉलेज था। वहाँ पे लोग कोडिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करते, प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते। अवेयरनेस की भी काफी कमी थी, गाइडेंस की काफी कमी थी। काफी लोग ना ये चीज बिलीव नहीं कर पाते हैं खुद में कि हम टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर से निकल करके डायरेक्टली गूगल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। 90 डेज नोटिस पीरियड इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से मुझे स्विच करने में टाइम लग गया। पहला कदम यही है कि आपको माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा कि मेरे को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या अपनी जो भी ड्रीम कंपनी है वो क्रैक करनी है। तभी आप उसके हिसाब से मेहनत कर पाओगे, काम कर पाओगे और तभी आप वो कंपनी क्रैक कर पाओगे। तो आपकी पहली कंपनी जो आपने क्रैक करी थी वो थी टीसीएस एंड आपने मुझे बताया कि उसमें अराउंड 3.5 LP का पैकेज मिला था। तो फिर कब सोचा आपने कि अब मुझे यहाँ से स्विच कर लेना चाहिए, कोई और कंपनी देखनी चाहिए? जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे अब स्विच करना चाहिए, क्योंकि मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी और मैं चाह रहा था कि मैं टीसीएस के बाद अब कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या बड़ी स्टार्टअप्स क्रैक करूं, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जो भी प्रिपरेशन गैप्स हैं मैं वो सारे फिल करूंगा। मेरी डीएसए स्किल उतनी पॉलिश नहीं थी, मेरी रेज्यूमे एक्चुअली पॉलिश नहीं थी एंड वन ऑफ द रीजन वाज माय टीसीएस नोटिस पीरियड एज वेल। आपने 200-250 कंपनी से अप्लाई करा, आपके पास एक का भी कॉल नहीं आया उस टाइम पे? कोई भी रिक्रूटर जो आपके रेज्यूमे में टीसीएस का जब वो नाम देखता है तो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि ये टीसीएस पे अगर मैं काम कर रहा है तो इसका जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें उससे बहुत अच्छे एक्सपोजर नहीं मिलेंगे, वो सपोर्ट वर्क कर रहा होगा। एंजाइटी फील होती थी कि मैं शायद यहाँ पे ही रह जाऊंगा। गूगल ज्वाइन करने से पहले तक मैं अराउंड 500 कंपनीज अप्लाई कर चुका था। भाई साहब 500 कंपनीज! भाई लोग 2-3 कंपनीज में अप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि यार कॉल्स नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने 500 कंपनीज में अप्लाई करा, फिर फाइनली गूगल ने रीच आउट किया था आपको या फिर आपने पोर्टल पे अप्लाई किया था गूगल पे? मैंने गूगल के पोर्टल पे ही अप्लाई किया था और एक्चुअली मैंने 3 बार रेफरल लेके गूगल पे अप्लाई किया था, जिसमें से फर्स्ट टाइम तो मुझे बिल्कुल कॉल नहीं आई। सेकंड बार जब मुझे कॉल आई तो मैंने स्क्रीनिंग राउंड फेल कर लिया था और थर्ड टाइम मुझे जब कॉल आई तो दिस टाइम आई क्रैक्ड गूगल। तो दोस्तों आज की पॉडकास्ट देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी में होते हुए क्या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर सकते हैं या नहीं। आज हमारे साथ है सागर, जिन्होंने रिसेंटली टीसीएस से गूगल में स्विच किया है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब जॉब मार्केट बहुत अच्छा हुआ करता था कोविड के बाद। ये रिसेंटली कुछ ही महीने पहले की बात है, जब सब लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल ही जॉब मार्केट क्रैश हो चुका है, आईटी का कोई फ्यूचर नहीं है, तब सागर ने ये स्विच किया। अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है बिकॉज सागर ने अपने कॉलेज में डीएसए बिल्कुल भी नहीं किया था। लीड कोड पे, गूगल पे, कहीं भी कोई भी डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। जो भी प्रिपरेशन करी है, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, वो टीसीएस में काम करते करते करी है। तो इस पॉडकास्ट में हमने एक एक चीज डिस्कस करी है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी या टीयर 3 कॉलेज में होते हुए कैसे अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, व्हाट ऑल आर दी प्लेटफॉर्म्स जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना है वाइल अप्लाइंग, वाइल प्रिपेयरिंग, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए डीएसए के, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करना है। सारे आंसर्स आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। इस पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि इस तरीके की और स्टोरीज आपको चाहिए। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय सागर, हाउ आर यू? आई एम गुड फराज, हाउ आर यू? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सागर, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। या श्योर। सो हाय एवरीवन, my name is Sagar Kumar. I was born and brought up in Ranchi, Jharkhand. I graduated in 2021 from Sharda University. I pursued computer science engineering there. I recently joined Google around 2 months back. तो उससे पहले मैंने TCS में around 3 years काम किया था. So yeah, that's about me. ओके, एंड टीसीएस में आपका पैकेज कितना था? So initially TCS में मेरी 3.5 LPA की पैकेज लगी थी. बट बिफोर ज्वाइनिंग मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी और मेरी 7 LPA की पैकेज लगी थी। ओके ठीक है, अभी गूगल का आपका पैकेज नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा पैकेज हो गया होगा वो आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। काफ़ी लोग ना ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाते हैं खुद में कि हम टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर से निकल करके डायरेक्टली गूगल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बहुत लोगों को लगता है रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, रिक्रूटर ही सेलेक्ट नहीं करेगा। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? ये डेफिनेटली मेरे कॉलेज में भी ये माइंडसेट थी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था जो कि गूगल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसे डीमोटिवेट करते थे कि यहाँ से गूगल जाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो दैट टाइम मुझे भी ये माइंडसेट था मेरा कि हाँ मैं यहाँ से शायद गूगल ना जा पाऊँगा। तो बट लेटर मैंने जब काफ़ी सारी स्टोरीज देखी कि लोग T3 कॉलेज से भी गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज क्रैक कर रही थी, तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला एंड नाउ आई एम हियर। बेसिकली जब तक आप लोग सोचोगे नहीं ना कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग दिस, तब तक वो होगा भी नहीं। जिसने पहली बार सोचा नहीं, पहला कदम यही है कि आपको माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा कि मेरे को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या अपनी जो भी ड्रीम कंपनी है वो क्रैक करनी है। तभी आप उसके हिसाब से मेहनत कर पाओगे, काम कर पाओगे और तभी आप वो कंपनी क्रैक कर पाओगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी जर्नी को
सागर के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में जानेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज जर्नी से। अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा कल्चर था कॉलेज में, कोडिंग वोडिंग करते थे लोग? तो मेरा कॉलेज एक T3 कॉलेज था। तो कॉलेज का जो इन्वायरमेंट था वो ऑफ कोर्स आईआईटी जैसा नहीं था। वहाँ पे लोग कोडिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करते थे। अवेयरनेस की भी काफ़ी कमी थी, गाइडेंस की काफ़ी कमी थी। मुझे भी खासकर अवेयरनेस नहीं था कि मैं अगर यहाँ से गूगल के लिए या माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी अगर मैं तय करना चाहता हूँ तो मैं क्या रोड मैप फॉलो करूँ, क्या ऐसी चीज़ मैं कर सकता हूँ ताकि मैं बड़ी कंपनीज में जा सकता हूँ। ओके, सीनियर्स वगैरह आते थे कि आपको ये करना है, हमने अमेज़न क्रैक करी है तो आप भी इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, वो मोटिवेट करने के लिए? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारे सीनियर्स भी वैसे नहीं थे जिन्होंने अमेजोन गूगल जैसी कंपनीज क्रैक की हो। तो वही लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे सीनियर्स के पास भी ये एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। समझ रहा हूँ मैं। आपकी ब्रांच कौन-सी थी? मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी। तो कोडिंग वोडिंग करी आपने? मतलब खुद से इंस्पायर होके कोडिंग करी या फिर बिल्कुल कोडिंग नहीं करी कॉलेज में? जी, कॉलेज में मतलब मुझे कोडिंग में एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्ट था, बट मुझे डीएसए से रिलेटेड कुछ पता नहीं था कि हाँ, बड़ी कंपनीज में डीएसए जैसी चीज़ खोजते हैं। मुझे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी अच्छी फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स एक्चुअली बिल्ड की थी। तो कोडिंग वाइज लाइक प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, एंड ये आपने खुद से ही सेल्फ लर्निंग करी थी, राइट? खुद से डेवलपमेंट सीखा। मुझे इसकी जर्नी भी थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, डेफिनेटली। तो एक्चुअली मुझे डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं लाइक हमारे कॉलेजेस में ऐसा इन्वायरमेंट तो नहीं था कि हम लोगों से डिस्कस कर सके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं यूट्यूब का जी। काफ़ी हेल्प लेता था। यूट्यूब पे मैं सर्च करता था कि हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए किस तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब के थ्रू ही सीखता था, और जो भी मुझे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगते थे मैं वो बिल्ड करता था। ओके। कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखी कॉलेज में? थोड़ा रोड मैप के तरीके से बताना कि फर्स्ट ईयर में मैंने लेट्स से एचटीएमएल सीएसएस सीख लिया, फिर सेकंड ईयर में क्या सीखा, इस तरीके से बताइए थोड़ा। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, बट बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉस कोडर अकेडमी के बारे में। अगर आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना चाहते हैं बट अपने बिजी शेड्यूल की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉस कोडर आपका करेक्ट सोल्यूशन है। बॉस कोडर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा डिजाइन बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिसमें ओवरऑल टॉपिक्स कवर होते हैं, और इसके साथ रेगुलर वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलती है, क्योंकि हर किसी के करियर गोल्स एंड नॉलेज अलग अलग हो सकती है, तो गाइडेंस भी पर्सनलाइज होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको डेवलपमेंट तो सिखाई ही जाएगी, बट इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी होंगे एंड रिज्यूमे बिल्डिंग भी कराया जाएगा, सो दैट आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ सके। बिकॉज ये प्रोग्राम वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो क्लासेस की टाइमिंग भी काफी कन्वीनियंट है, एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। आप एक पीयर कम्युनिटी का भी पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा लर्नर्स हैं विद सिमिलर बैकग्राउंड, जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस्ड हैं। अपनी अपस्किलिंग की जर्नी में अब देर मत कीजिए, चेक आउट बॉस कोडर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो HTML CSS एक्चुअली मुझे मेरे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले से ही आता था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया था, और जावास्क्रिप्ट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने एक रेस्पॉन्सिव फ्रंट एंड बिल्ड किया था। लेटर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैकएंड के भी नॉलेज आनी चाहिए ताकि मैं एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकूं। तो उसके बाद मैंने पाइथन सीखना चालू किया। मैंने पाइथन पे सबसे पहले एक क्रैश कोर्स किया यूट्यूब के थ्रू। उसके बाद मैंने लाइक कोर पाइथन करने के बाद मैंने कुछ फ्रेमवर्क सीखी। आई स्टार्टेड विद फ्लास्क, उसमें मैंने एपीआईज के बारे में सीखा, एपीआईज कैसे बिल्ड करते हैं वो सीखा। और उसके बाद मैंने डेटाबेस का भी काफ़ी क्रैश कोर्स किया, लाइक आई स्टार्टेड विद पोस्टग्रेस सीक्वल। जब मैंने ये सारी स्किल्स एक्वायर कर ली, फिर मैंने अपना फर्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। अच्छा, एंड कौन से ईयर में आपने अपना फर्स्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड किया? सेकेंड ईयर के एंड तक में मैंने सारे स्किल्स एक्वायर कर ली थी टू बिल्ड अ कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट। तो सेकेंड ईयर के एंड तक मैंने अपनी फर्स्ट बैंकिंग रिलेटेड एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। ठीक। दोस्त करते थे कोडिंग आपके साथ या फिर आप अकेले ही करते थे? बहुत लिमिटेड ही लोग थे जो कि अब वो डिटर्मिनेशन दिखा पाते थे कि मैं खुद से कुछ सीख सकूं, क्योंकि कॉलेजेस में जो आपका करिकुलम होता है वो जो डेवलपमेंट होता है उससे काफ़ी अलग होता है। तो बहुत कम ही लोग आपको T3 कॉलेज में ऐसे मिलेंगे जो कि इतने मोटिवेटेड होते हैं कि कॉलेजेस के बाद आप खुद से कुछ सेल्फ स्टडी करो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखो, और खुद से कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। तो हाँ, कुछ लोग थे, ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स थे, जिनसे मैं ये चीज़ें डिस्कस करता था और हम साथ में ये चीज़ बिल्ड करते थे।
ठीक है, मुझे वो चीज़ बताइए कि आपको क्या ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर लगा कि आपने डेवलपमेंट खुद से करी? बिकॉज़ जब हमारे पास आस-पास एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो हम भी नहीं कर पाते हैं। बट कहीं न कहीं कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है या फिर कुछ ऐसा गोल होता है हमारा लाइफ़ में जिसकी वज़ह से हमें लगता है कि चलो ठीक है, बाकी सब जो कर रहे हैं उनको करने दो, हमें करना है, हमें प्रॉपर्ली सीखनी है कोडिंग, हमें प्लेसमेंट में बैठना है, अच्छी कंपनी क्रैक करनी है। तो आपके पास भी ऐसा कुछ रीज़न था क्या? मेरी रीज़न मेरी पर्सनल मोटिवेशन थी एक्चुअली। मुझे कंप्यूटर साइंस में शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक खुद से लिया था। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग के लिए फ़ोर्स किया था। मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में खुद से काफ़ी इंटरेस्ट था और जो मोटिवेशन होती है एक्चुअली वो खुद से आती है। अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन लोगे तो वो काफ़ी लिमिटेड होता है, काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो, आप अगर माइंडसेट अपना उस तरीके का बना चुके हो कि नहीं मुझे कुछ अचीव करना है, तो ये डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ, आप खुद से कुछ स्किल्स सीख सको और कुछ बिल्ड कर सको। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, तो आपकी पहली कंपनी जो आपने क्रैक करी थी वो थी टीसीएस एंड आपने मुझे बताया कि उसमें अराउंड 3.5 एलपीए का पैकेज मिला था, फिर बाद में चल के वो बढ़ भी गया था। तो टीसीएस की आपको कॉलेज के थ्रू मिली या फिर उसमें भी आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया? सो टीसीएस एक अपना नेशनल लेवल टेस्ट लेती है व्हिच इज़ कॉल्ड नेशनल क्वालिफायर्स टेस्ट एनक्यूटी। सो मैंने एनक्यूटी का फॉर्म फिल किया था, जो कि मेरे कॉलेज ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मैं एनक्यूटी का फॉर्म फिल अप करूं। एनक्यूटी के टेस्ट में आपको अरिथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, वोकैबुलरी एंड कुछ सीएस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगी और थोड़ी एक आध आपको इजी लेवल कोडिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, इस टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर किया था? सो मुझे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, बट मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो मुझे मेरे माइंड में था कि मैं एटलीस्ट एक कंपनी क्रैक करूं, तो मैंने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग भी कुछ प्रैक्टिस किया था यूट्यूब के थ्रू और सीएस कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कोडिंग स्किल्स मुझे कॉलेज के दौरान मिली गई थी। ओके, बेसिक कोडिंग से मतलब आपका ये है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बेसिक क्वेश्चंस, राइट? So, basic question is like normal array and string related questions, not complete DSA. Like DSA में हमें काफ़ी सारे data structures होते हैं like linked list, trees and all. But basic questions I mean is normal strings and array related questions. तो आपने कॉलेज में बिल्कुल डीएसए नहीं किया? No, मैंने अपने कॉलेज में बिल्कुल DSA नहीं किया था। लीड कोड, जीएफजी कहीं कुछ भी एक भी क्वेश्चन सबमिट नहीं किया कभी? जी नहीं, मैंने अपने पूरे कॉलेज के दौरान एक बार एक भी क्वेश्चन DSA के अटेम्प्ट नहीं किए थे। और देखो आज भाई गूगल निकाल के बैठे हुए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी आपकी। अब एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि टीसीएस में ज्वाइन करने के बाद लगभग कितना टाइम आपने वहाँ पर स्पेंड किया एंड कैसा था कल्चर वगैरह टीसीएस का? सो टीसीएस मैंने जब ज्वाइन किया था तो जो मेरा फर्स्ट मंथ था वो एक्चुअली मैंने बेंच पे बिताया था, क्योंकि फर्स्ट मंथ ओके। मुझे बिल्कुल कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला था। बट आफ्टर 1 मंथ जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो काफ़ी अच्छा था। इट वाज अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट एंड अ बिट ऑफ एआई एमएल एज वेल। तो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट के दौरान मैंने काफ़ी सारे स्किल्स सीखे थे, मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था टुवर्ड्स प्रोडक्शन कोड। मैंने अपने क्लाइंट्स के बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे। बट आफ्टर 1 ईयर जो प्रोजेक्ट थे वो काफ़ी लिमिटेड मिलने लगी थी मुझे। इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट मैंने काफ़ी लो कोड टूल्स पे भी काम किया, एक्सेल पे भी काम किया एंड तो बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे स्विच करना चाहिए। अच्छा, अच्छा, नाइट शिफ्ट भी होती थी आपकी? जी नहीं, हम हमारे यूनिट में तो नहीं होती थी। ओके, ये और आपने बताया था ना कि आपका पैकेज बढ़ गया था, वो क्या प्रोसेस है? लाइक 3.5 एलपीए से ज्वाइन करके आई थिंक 3.5 एलपीए इज फॉर टीसीएस निंजा। तो टीसीएस निंजा के बाद फिर आप कैसे इंटरनली स्विच करके अपना पैकेज बढ़वा सकते हो? एट दैट टाइम मतलब अभी भी टीसीएस मल्टीपल प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लाइक टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल। टीसीएस निंजा में वो 3.5 एलपीए का ऑफर देते हैं, टीसीएस डिजिटल के लिए वो 7 एलपीए का ऑफर देते हैं। तो आई रिमेंबर जनवरी ऑफ 2021 में मेरा जब फर्स्ट एनक्यूटी का रिजल्ट आया था तो मुझे टीसीएस निंजा ऑफर किया गया था। बट आफ्टर 1 मंथ TCS provided me an opportunity to convert my profile from TCS Ninja to TCS Digital। तो उसके लिए एक वो टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे विच वॉज कॉल्ड डीसीए। डीसीए में दो मीडियम लेवल, इजी टू मीडियम लेवल कोडिंग क्वेश्चंस था विच वॉज ऑल्सो ओनली रिलेटेड टू एरेज एंड स्ट्रिंग ओनली, जो कि मैंने क्रैक किया था एंड आफ्टर दैट माय प्रोफाइल वाज कन्वर्टेड फ्रॉम निंजा टू डिजिटल। ठीक है, 7 एलपीए का पैकेज मिल गया आपको फिर। मुझे ये बताइए कि
एक कॉलेज जहाँ पर बिल्कुल कोडिंग का कल्चर नहीं है, उससे अगर 7 LPA का पैकेज लगता है तो खुशी होती है क्या? या डेफिनेटली मुझे जब ये ऑफर मिला था 7 LPA का तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बिकॉज इनिशियली मेरी माइंडसेट यही थी कि मैं एटलीस्ट एक कंपनी ग्रैब कर लूँ, एक कंपनी क्रैक कर लूँ, 3.5 LPA या 4 LPA का भी मिल जाए तो चलेगा। बट व्हेन आई लेटर व्हेन आई वाज लाइक टीसीएस ऑफर्ड मी 7 LPA, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से मुझे ज़्यादा ही पैकेज मिली थी, तो आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड एट टाइम। पहला ऑफर जब भी मिलता है, कितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, खुशी तो होती ही है। मेरा मेरा पहला ऑफर पता है कितने का था? 35,000 पर मंथ। दिस वॉज एन इंटर्नशिप, SAP लैब्स में इंटर्नशिप लगी थी मेरी। 35,000 का स्टाइपेंड था, बट खुशी बहुत ज़्यादा हुई थी मेरे को तो यार उस टाइम पे। या डेफिनेटली फर्स्ट ऑफर जो भी मिले खुशी तो होती है। यस। ठीक है। तो लगभग 1.5 साल आपने वहाँ पर अच्छे से काम किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले आपको, फिर आप कहीं ना कहीं स्विच का सोचने लगे, राइट? हम्म। तो सागर, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि TCS में आपने कौन से टेक पे काम किया, कौन सी नई स्किल सीखी? या डेफिनेटली। सो जो मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट थी, वो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट थी जिसमें फ्रंट एंड में हम रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे थे, बैक एंड में फ्लास्क यूज़ कर रहे थे, और एक एमएल मॉडल भी हम ट्रेन कर रहे थे फॉर आर क्लाइंट। तो AI ML रिलेटेड मुझे बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था, जो कि मुझे टीसीएस के दौरान सीखने को मिला था, जिसमें टीसीएस ने ही हमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। और हमारे क्लाइंट के लिए हमने अपना फर्स्ट ML प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। ओके, तो बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड बोथ, एंड यू आर वर्किंग ऑन रिएक्ट, राइट? मर्ज स्टैक बेसिकली आपने काम किया अलॉन्ग विथ AIML। करेक्ट। ठीक है। ठीक है सागर, तो फिर कब सोचा आपने कि अब मुझे यहाँ से स्विच कर लेना चाहिए, कोई और कंपनी देखनी चाहिए? एंड व्हाट वाज द रीज़न? क्या रीज़न सिर्फ काम था या फिर पैकेज भी रीज़न था कि यार किसी और कंपनी में जाएंगे तो बढ़िया पैकेज मिलेगा? सो देर वर मल्टीपल रीजंस, लाइक जैसा मैंने बताया, आफ्टर 1.5 ईयर्स मुझे डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम मिलने लगी। मुझे लो कोड टूल्स पे काम करना पड़ रहा था, मुझे एक्सेल जैसी चीज़ों पे काम करना पड़ रहा था, और टीसीएस में फाइनेंशियल ग्रोथ भी एक्चुअली काफ़ी कम था। देर देर वॉज वन मोर रीज़न जिसकी वजह से मेरे स्विच करने का माइंडसेट बना कि इनिशियली वो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दे रखा था टीसीएस ने, बट वो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे थे। उन्हें सारे एम्प्लॉयज़ को टीसीएस ऑफिस बुला रही थी, एंड आई थॉट कि इस पैकेज में अब मैं घर से काम कर रहा था, अब शायद मैं ऑफिस जाकर इस पैकेज पे काम ना कर पाऊँ, तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मुझे अब स्विच करना चाहिए। ठीक है, एंड लगभग कब हुआ, कितने टाइम बाद हुआ था? आफ्टर 1.5 ईयर्स। ठीक है। जब स्विच का सोचा तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आई कि सीधा कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं एंड कंपनी शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करें, या फिर पहले खुद को सोचा कि प्रिपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज प्रिपरेशन तो है नहीं, DSA आपने कभी किया नहीं आज से पहले? जी हाँ। जब मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे अब स्विच करना चाहिए, क्योंकि मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी और मैं चाह रहा था कि मैं टीसीएस के बाद अब कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या बड़े स्टार्टअप्स को क्रैक करूं, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं जो भी प्रिपरेशन गैप्स हैं मैं वो सारे फिल करूंगा। मैं मेरी डीएसए बिल्कुल वीक है, मुझे डीएसए बिल्कुल नहीं आता, तो मैं डीएसए के लिए प्रिपेयर करूंगा। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि प्रिपरेशन के बाद ही मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है। तो DSA प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? लाइक पहले DSA की थ्योरी पढ़ी या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट किया, एंड कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? सो टीएसए प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ रिसर्च किया था। मैंने कुछ एचडी शीट्स शॉर्टलिस्ट की थी, उनमें से मैंने एक डीएसए शीट को फाइनलाइज किया था। फिर मैंने उस डीएसए शीट को फॉलो किया, उसमें ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन थी फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस। तो वो एचडी शीट को फॉलो करते करते मेरी डीएसए स्ट्रांग हो गई। अच्छा, तो आपने अलग से पढ़ा नहीं DSA के लिए, लाइक किसी कोर्स से, या फिर पहले थ्योरी वगैरह अलग से नहीं पढ़ी? जी नहीं, मैं वो एचडी शीट को ही फॉलो करता था जो थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती थी। मैं उस वक्त मैं इंटरनेट पे सर्च करके मल्टीपल पोर्टल्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल जीएफजी, उससे मैं थ्योरीज पढ़ लेता था, बट जो भी रिक्वायरमेंट होती थी मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ता था। समझ रहा हूँ मैं। बेसिकली ये ना एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लाइक देयर आर टू वेज। एक तरीका ये होता है पढ़ने का कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, पहले कुछ पढ़ोगे फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर पढ़ोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देयर इज अनदर वे ऑफ लर्निंग एज वेल, कि आप सीधा क्वेश्चंस उठा रहे हो, और जो एसडी शीट्स होती है ना, इनफैक्ट मैंने भी जो एसडी शीट बनाई है वो इस तरीके से डिजाइन होती है कि लेट्स से आप 5वें क्वेश्चन पे अगर जा रहे हो, 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए वो स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन में कवर हो गया होगा। तो बेसिकली आप सॉल्व करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, कुछ नहीं आता है तो उसी टाइम सीख लो और उसको सीख करके फिर सॉल्व कर लो। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड स्ट्रेटेजी
इससे टाइम काफ़ी कम लगता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ना आपको वो क्यूरियोसिटी अंदर होनी चाहिए सर्च करने की, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरे को तो आ नहीं रहा है, मुझे तो किसी ने पढ़ाया नहीं है, अगर किसी ने पढ़ाया नहीं तो मुझे आएगा कैसे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम कि आप जा करके सर्च करो। एंड आई थिंक सागर आपका ये माइंडसेट इस वजह से भी डेवलप हो पाया होगा क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करके आ रहे थे। जो बंदा प्रोजेक्ट्स पे काम करता है उसको भी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें गूगल करता है, चैट जीपीटी से पूछता है, एंड देन उसको अपनी आंसर मिल जाती है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है। एम आई करेक्ट? या तो डेफिनेटली करेक्ट। रिसर्च करना, चीज़ों को गूगल करना, ये भी एक स्किल है डेवलपर्स के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। आप आज के टाइम पे चैट जीपीटी है ऑफ कोर्स, तो चैट जीपीटी पे भी चीज़ों को सर्च करना आना चाहिए। सो जो भी अगर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा या फिर बनना चाहता है, आपको ये वन ऑफ द स्किल होगी जो आपको गैदर करनी पड़ेगी एक्चुअली। बिल्कुल। तो सागर लगभग कितना टाइम लगा आपको डीएसए के लिए प्रिपेयर करने के लिए? कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे एंड उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया या फिर कुछ और भी प्रिपेयर किया था? तो डीएसए प्रिपेयर करने में मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गई थी, क्योंकि मैं डीएसए के साथ साथ एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा था, क्योंकि देयर वाज वन रीज़न जिसके वजह से मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी काम करना पड़ा था। तो अप्लाई करने से पहले मैंने अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ली थी। ठीक, ठीक। पर्सनल प्रोजेक्ट मतलब आप जो कंपनी में काम कर रहे थे उसके अलावा आप अपने खुद के एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो क्या था प्रोजेक्ट? तो मेरे एक पर्सनल प्रोजेक्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट था विथ एआई एमएल। तो आई डिसाइडेड कि मुझे एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे भी काम करना चाहिए, ताकि मैं उसको रेज्यूमे में शोकेस कर सकूं और मैं अपने प्रोफाइल को और अच्छा बना सकूं। तो वो जो पर्सनल प्रोजेक्ट था, वो जिसमें मैंने एक एआई एमएल मॉडल बिल्ड किया था, जो वो एमएल मॉडल मेरे ईमेल्स को स्क्रैप करके उसमें से ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं फेच कर सकती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली आपने रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट बनाया, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस था तो फिर तो आप कंपनी में जो काम कर रहे हो वही प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो। इसमें आपको अलग से प्रोजेक्ट बनाने की क्या सच में ज़रूरत है? सो टीसीएस में ऐसा है कि कोई भी रिक्रूटर जो आपके रेज्यूमे में टीसीएस का जब वो नाम देखता है, तो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि ये टीसीएस पे अगर में काम कर रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें उससे बहुत अच्छे एक्सपोजर नहीं मिलेंगे, वो सपोर्ट वर्क कर रहा होगा। सो मैं वो माइंडसेट को ख़त्म करना चाहता था। मैं पर्सनल प्रोजेक्ट एक एविडेंस की तरह डाल रहा था कि मैं जो भी स्किल्स मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ, उसमें मैं डेफिनेटली काम किया है। ओके, समझ गया। तो यू वांट टू बी डबल श्योर कि डीएसए भी सीख लेते हैं, प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, ताकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ, राइट? या करेक्ट। ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 100 क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं टू क्रैक एनी कंपनी, बट आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे एंड उसके बाद फिर कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो आपको क्या लगता है, लाइक इज़ इट गुड इनफ टू डू 100 क्वेश्चंस इन डीएसए? सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो 100 और 150 क्वेश्चंस में ही और कंपनीज क्रैक कर लेते हैं। कुछ लोगों को 300 क्वेश्चंस लगते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे मुझे। मैंने 100 क्वेश्चंस पे अप्लाई करना चालू तो कर दिया था, बट गूगल के इंटरव्यू देने से पहले मैंने अराउंड 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, हाँ, बट मेरे को 300 भी ऑनेस्टली कम लग रहा है। गूगल अगर 300 क्वेश्चंस में क्रैक हो रही है, तो वर्थ इट है फिर तो। तो सभी लोग कर लेंगे जो भी टीसीएस, एक्सेंचर में है, राइट? या सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली मैटर नहीं करता। आप जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसकी आप थ्योरी को समझ रहे हो या नहीं, आप सिर्फ आंसर्स को रट ले रहे हो या फिर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, आप उस प्रोसेस को समझ रहे हो कि मैं ये डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, स्पेशली इन कंपनीज़ लाइक गूगल, वो एक नया ही क्वेश्चन होगा। तो जब तक आपको उस एल्गोरिदम की डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन नहीं पता है कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तब तक वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ 200, 100, 300 जितने भी क्वेश्चंस, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिदम, उतना सफिशिएंट है। तो सबके लिए ये नंबर वेरी करता है। लाइक जब मैंने गूगल क्रैक करी थी, तो मैंने लगभग अराउंड 700 800 इजीली सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चंस। आपने 300 में किया, तो इट्स अ लाइक इम्प्रेसिव थिंग फॉर मी आल्सो। ठीक है। सो सागर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो हाउ डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर गूगल, हाउ डिड यू अप्लाई फॉर गूगल। बट आप बात कर रहे हो 1.5 साल पहले की, राइट? अभी आपने गूगल क्रैक करी है कुछ महीने पहले, क्या आपको 1.5 साल लग गया अपनी फर्स्ट कंपनी क्रैक करने में टीसीएस के बाद?
जी हाँ, सो देर वेर मल्टीपल रीजन जिसके मुझे वजह से मुझे 1.5 साल लग गया गूगल क्रैक करने में। सो इनिशियली लाइक मैंने जब 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस वक्त मेरी डीएसए स्किल उतनी पॉलिश नहीं थी, मेरी रेज्यूमे एक्चुअली पॉलिश नहीं थी। मैंने अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी कुछ सीखा, जो कि मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज किया। देयर वर मार्केट कंडीशंस एज वेल, जो जिसके बारे में आजकल लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीजन वाज माय टीसीएस नोटिस पीरियड एज वेल। सो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया स्विच करने में। सागर, तो आपने बताया कि आपने रिसेंटली गूगल क्रैक करी है, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अब सुधर गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऑफर्स मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि मैं आजकल देख रहा हूँ लिंक्डइन पे काफी लोग अपने ऑफर्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, दे गॉट सिलेक्टेड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो क्या कहना है आपका इस पे? सो मार्केट कंडीशंस की अगर बात करें तो ये ऑफ कोर्स जो अपने पीक पे था 2021 या 2022 में, जब मार्केट में काफ़ी जॉब्स अवेलेबल थी। अभी मार्केट कंडीशन उस लेवल पर नहीं है। बट अगर लोग कह रहे हैं कि मार्केट में जॉब्स बिल्कुल नहीं है, सो दैट वुड बी अ लाई। मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, इट्स जस्ट दैट आपका रेज्यूमे उतना पॉलिश नहीं है, आप अभी अपनी उस स्किल अपने आप को उतना स्किल नहीं कर पाए हो जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही। तो सागर, 90 डेज नोटिस पीरियड के बारे में तो हम सभी को पता है, बहुत सारी सर्विसेज कंपनीज वाले लोग यही फेस करते हैं चैलेंज कि 90 डेज का नोटिस पीरियड है, और अगली कंपनी जिसमें वो अप्लाई कर रहे होंगे वो बोलेगा 90 डेज तो हम वेट कर नहीं सकते हैं, उनको चाहिए इमीडिएटली बंदा ज्वाइन कर ले। तो आपने अपने केस में ये चीज़ कैसे हैंडल करी 90 डेज वाली? आपको भी प्रॉब्लम तो हुई इससे, बट हाउ डिड यू फाइनली हैंडल दिस? डेफिनेटली 90 डेज नोटिस पीरियड इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से मुझे स्विच करने में टाइम लग गया। सो जब भी रिक्रूटर्स कॉल करते हैं और वो आपके नोटिस पीरियड के बारे में पूछते हैं, और जब भी हम बताते हैं कि हाँ हमारा 90 डेज का नोटिस पीरियड है, तो वो इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इमीडिएट जॉइनर चाहिए या फिर सिर्फ 30 डेज आप वो दे सकते हैं। तो ये शुरू में ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी फेस किया। फिर कुछ लोगों से बात करने के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दो तरीके से हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। या तो हम सबसे पहले रिक्रूटर को झूठ बोल दें कि हमारा नोटिस पीरियड सिर्फ 30 डेज का है, और एक बार हाथ में ऑफर आ जाए तो बाद में हम इस चीज़ को नेगोशिएट कर सकते हैं। बट मुझे ये थोड़ा अनएथिकल लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। और सेकंड तरीका है कि मैं हम अपने रिक्रूटर को ये बात बोले कि हमारा जो नोटिस पीरियड है वो 90 डेज का है, बट हम उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जिसको यूज़ करके हम जल्दी कंपनी आपकी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हम मैनेजर से बात कर सकते हैं, बाई आउट का ऑप्शन है। सो ये चीज़ आप अपने रिक्रूटर से एक बार डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ ये तरीके मैं अपनाता था। बट एट गूगल वो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड से उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो दिस वाज़ द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी एक्चुअली। ओके, ओके। आपने 2 बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन बताए, एक अनएथिकल है और दूसरा वाला काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। एक्चुअली 90 डेज़ नोटिस पीरियड का मतलब यही तो है कि आप कंपनी छोड़ नहीं सकते 90 दिन से पहले, लेकिन अगर छोड़ोगे तो आपको वो बाय आउट करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड खरीदना पड़ेगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे। और गूगल जैसी कंपनी में हो रहा है तो यार बंदे पैसे दे ही देंगे ना यार, उसमें क्या दिक्कत है फिर? या है ना? एक बार गूगल में हो गया तो पैसे दे दोगे आप। या डेफिनेटली। ठीक है। चलो, 90 डेज नोटिस पीरियड की बात हमने कर ली रिजॉल्व। अब बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या कोई बेंच पीरियड भी होता है? क्या आपने कभी बेंच पीरियड फेस किया? क्योंकि ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, लोग इसमें लॉस हो जाते हैं थोड़ा सा, काम नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता, स्किल्स नहीं सीखते हैं। सो इसके बारे में बताइए। सो हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज में ये बेंचिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअली, बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपने क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर उनको हम्म। क्लाइंट्स ना मिले तो एम्प्लॉयर्स को जनरली बेंच पे बैठना पड़ता है। मेरे केस में बेंचिंग मैंने कभी फेस नहीं किया। अगर जब भी प्रोजेक्ट्स नहीं थी तो मैं लो कोड टूल या फिर एक्सेल जैसे टूल्स पे भी मैं काम करता था, तो मैंने बेंचिंग पीरियड कभी फेस नहीं किया। बट सिमिलर इशू मैंने लो कोड टूल्स एंड अदर चीज़ों पे मैंने काम करके टाइम स्पेंड किया है। हाँ, तो आपको लगा वो वेस्ट ऑफ टाइम है जहाँ पर लो कोड, नो कोड वाले टूल्स पे आप काम कर रहे थे तो? या करेक्ट। सागर, आपको कितनी कंपनीज में अप्लाई करना पड़ा बिफोर यू गॉट योर फर्स्ट इंटरव्यू कॉल? मेरी जो फर्स्ट मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी उस वक्त तक मैं अराउंड 250 to 300 कंपनीज में अप्लाई कर चुका था, और लाइक गूगल ज्वाइन करने से पहले तक मैं अराउंड 500 कंपनीज अप्लाई कर चुका था। भाई साहब, 500 कंपनीज! भाई, लोग 2-3 कंपनीज में अप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि यार कॉल्स नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने 500 कंपनीज में अप्लाई करा, ये तो बहुत ही क्रेजी नंबर है। बट आपने 200-250 कंपनीज में अप्लाई करा, आपके पास एक का भी कॉल नहीं आया उस टाइम पे? सो लाइक मैं शुरू में मैंने जब कंपनी अप्लाई करना चालू करा था तो उस वक्त तो मेरी रेज्यूमे पूरी पॉलिश नहीं थी। मेरी स्किल्स अप टू द मार्क नहीं थी। तो रेज्यूमे में वो स्किल्स मैंने ऐड नहीं किए थे जो रिक्वायर्ड थे।
तो शुरू के 200 से 250 कंपनीज तो मुझे बिल्कुल ही कॉल्स नहीं आई थी। आफ्टर लाइक अपस्किलिंग एडिंग दोज थिंग्स इन द रिज्यूमे फिर मुझे कुछ कॉल्स आना चालू हुई थी। अच्छा। अगर हो सके ना तो आप मुझे अपना रिज्यूमे ज़रूर शेयर कर देना और उसके बारे में थोड़ा सा बता भी दो कि आपने ऐसा क्या ऐड किया रिज्यूमे में कि वो 200-250 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको कॉल्स आना स्टार्ट हुए। ऐसे कौन सी चीज़ें ऐड करी आपने? सो मैंने अपने रेज्यूमे में मैंने खास ख्याल रखा कि मैं अपने रेज्यूमे में एविडेंसेस ऐड कर सकूं। मैं जो चीज़ें पे काम कर रहा हूँ सिर्फ लिखना इज अनदर थिंग, और मैं अगर उसके साथ में उन चीज़ों का लिंक्स अगर ऐड कर देता हूँ टू वैलिडेट दोज थिंग्स, तो आपको रेज्यूमे को एक अनदर लेवल पे लेके जाता है। अगर आप कोड फोर्सेस या लीड कोड फॉलो कर रहे हो तो आप अपने लीड कोड का प्रोफाइल, कोड फोर्स का प्रोफाइल दे सकते हो। आप अगर अपने हम्म। पर्सनल प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो तो आप उसको होस्ट करके उसका लिंक ऐड कर सकते हो। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके लिए प्रिपेयर करे हैं तो आप उसका लिंक्स दे सकते हो। आपकी कुछ अचीवमेंट्स है अगर जो कि आपने अपने कंपनी के दौरान ली हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉट अवार्ड ली है, कुछ एक्सीलेंट अवार्ड लिए हैं, तो वो चीज़ों के लिंक्स भी आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें अपने रेज्यूमे में ऐड करते हो तो एक ऑथेंटिक चीज़ वो आपके रेज्यूमे को ऑथेंटिक बनाता है। गॉट इट। आपके रिज्यूमे में आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन था जो जिसने डिफरेंस पूरा क्रिएट कर दिया बिटवीन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन? मेरी जो पर्सनल प्रोजेक्ट थी आई थिंक वाज वन ऑफ द मेजर थिंग जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा। और सेकंड थिंग इज डेफिनेटली माय लीड कोड प्रोफाइल, जिसमें मैंने 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने कुछ और स्किल्स भी ऐड की थी। फॉर एग्जांपल CI/CD वाली चीज़ें, जेनकिंस इज अ टूल फॉर CI/CD, वो चीज़ें भी मैंने अपने रिज्यूमे में ऐड की थी। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच हेल्प मी टू गेट इंटरव्यू कॉल्स। गॉट इट। आपने कोई कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करी, राइट? जी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, अगर वो अपनी रेटिंग्स, रैंकिंग मेंशन करता है कि मैं कोड फोर्सेस पे मेरी इतनी रैंकिंग है या मैं फिर कोड शेफ पे 5 स्टार कोडर हूँ, तो उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। रिक्रूटर्स थोड़ा जल्दी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि आप प्रिपेयर्ड हो, इंटरव्यू राउंड निकाल लोगे। तो ठीक है, ये तो हमने कर ली आपसे रिज्यूमे की बात। तो अब 250 कंपनीज़ में रिजेक्ट होने के बाद आपका रिज्यूमे स्टार्ट हुआ शॉर्टलिस्ट होना। तो कौन सी कंपनीज़ में आपने अपीयर किया फॉर इंटरव्यूज़? कहाँ-कहाँ से सिलेक्शन हुआ, कहाँ-कहाँ रिजेक्शन हुआ? सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर 250 कंपनीज मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे थे। शुरू में मुझे कुछ छोटे स्टार्टअप्स के कॉल आ रहे थे जिनमें मैंने रिजेक्शन फेस किया था। मैंने बड़ी कंपनीज, मुझे एक बार वॉलमार्ट का कॉल आया था, उसमें भी मैंने रिजेक्शन एक्चुअली फेस किया है। मैंने इससे पहले इंटरव्यूज़ में, राइट? या या इंटरव्यूज़ के रिजेक्शन की बात बता रहे हो? इंटरव्यूज़ देने के बाद रिजेक्ट हुए? जी हाँ, मैंने एक्चुअली वो स्क्रीनिंग राउंड में ही मैं फेल हुआ था। वॉलमार्ट का मैं एक बार स्क्रीनिंग राउंड फेल कर चुका हूँ, और एक बार गूगल का भी मैं स्क्रीनिंग राउंड फेल कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। डीएसए के क्वेश्चन्स बन नहीं पाए आपसे उस टाइम पे। सो स्क्रीनिंग राउंड में एक्चुअली डीएसए के अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैं ये गूगल की स्क्रीनिंग राउंड की बात कर रहा हूँ, और उसमें उसके अच्छा। अलावा कुछ सीएस कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन थे। तो मैं इस तरीके की क्वेश्चन से मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे एक्चुअली। और वो काफ़ी हुँ। रैपिड राउंड होता है जिसमें रिक्रूटर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वन लाइन या फिर वन वर्ड आंसर देना पड़ता है। तो जिसकी प्रैक्टिस मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ओके। अपना स्क्रीनिंग राउंड लूज कर दिया था। अच्छा, गूगल, वॉलमार्ट आपने बताया 1-2 स्टार्टअप, और भी कोई कंपनी थी? कुछ बड़ी कंपनीज की इसके अलावा मुझे बहुत कॉल्स नहीं आई थी। एंड आपने ऑफर्स कौन से क्रैक करे थे बिफोर गूगल? सो गूगल वाज माय फर्स्ट कंपनी जिसका मैंने ऑफर क्रैक किया था। इसके अलावा BCG एक कंपनी है जिसका ऑफर मैंने क्रैक किया था, बट ऑब्वियसली गूगल वाज बेटर, सो मैंने गूगल ज्वाइन किया। अच्छा, वो कंपनी कितना पैकेज देती थी? इट वाज हाफ था वो गूगल के पैकेज का। ओके, ओके, ठीक है। ऑब्वियसली यार, मतलब बराबर भी होता तब भी गूगल ही चूज़ करते आप, है ना? या डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपने जब अप्लाई करना स्टार्ट किया था, मार्केट भी बहुत ही बेकार था। कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि अभी भी मार्केट इतना बढ़िया नहीं हुआ है, बट स्टिल उस टाइम से तो काफ़ी बेटर है मार्केट अभी। आप मुझे प्लेटफ़ॉर्म्स बताइए कि आप कहाँ-कहाँ अप्लाई करते थे? कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपको लगा कि यार ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहा अप्लाई करते टाइम, रिक्रूटर्स को रीच आउट करते टाइम? सो शुरू में मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करना चालू किया था, लिंक्डइन और नौकरी.com पे। सो लिंक्डइन हुँ। और नौकरी.com पे मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने और सारी पोर्टल्स पे अप्लाई करना चालू किया, जैसे कि इंडीड है आपकी। फिर मैंने कंपनीज के पोर्टल पे भी अप्लाई करना चालू किया था।
मैं लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाता था ताकि मुझे रेफरल मिल सके। तो ये मैंने अप्रोचेस किए थे कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। रेफरल से कुछ फ़ायदा हुआ था? लाइक जिस कंपनी में आपने रेफरल के थ्रू अप्लाई किया वहाँ से चांसेस ज़्यादा थे क्या कॉल आने के? सो रेफरल से चांस ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, बट ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस मैंने गूगल में भी काफ़ी बार रेफरल के लिए रेफरल से अप्लाई किया था, तो मुझे कॉल्स काफ़ी बार ऐसा हुआ कि रेफरल से अप्लाई करने के बाद भी मुझे कॉल्स नहीं आई। फिर फाइनली गूगल ने रीच आउट किया था आपको या फिर आपने पोर्टल पे अप्लाई किया था गूगल पे? मैंने गूगल के पोर्टल पे ही अप्लाई किया था, और एक्चुअली मैंने 3 बार रेफरल लेके गूगल पे अप्लाई किया था, जिसमें से फर्स्ट टाइम तो मुझे बिल्कुल कॉल नहीं आई। सेकेंड बार जब मुझे कॉल आई तो मैंने स्क्रीनिंग राउंड फेल कर लिया था, और थर्ड टाइम मुझे जब कॉल आई तो दिस टाइम आई क्रैक्ड गूगल। तो सागर ये सारी चीज़ें तब चल रही थी जब आप टीसीएस में ऑलरेडी एज़ अ फुल टाइम काम कर रहे थे। और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि एक फुल टाइम जॉब के साथ-साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है, टाइम मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? या डेफिनेटली। सो जब आप वर्किंग एम्प्लॉय होते हो तो आपको अपने ऑफिस का काम भी देखना होता है। उसके बाद आप फिर जब ऑफिस का काम खत्म करके जब आप अपना स्टडी करना चालू करते हो तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट इट्स योर डिटर्मिनेशन जो आपको हेल्प करता है कि हाँ, आप ऑफिस के काम के बाद जो भी आपके टाइम बच रहा है उसमें आप पढ़ाई कर सको। वीकेंड्स में आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आउटिंग विद फ्रेंड्स आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सको। सो इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, आप टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज़ आप कर लोगे। ऑफ़िस के बाद आप करते थे प्रिपरेशन या ऑफ़िस जाने से पहले? सो मेरी तो वर्क फ्रॉम होम चल रही थी, सो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी कि बट ऑफिस के काम खत्म करके मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता था, तो मेरी काफ़ी टाइम बचती थी, तो उस दौरान मैं पढ़ाई कर लेता था। लगभग कितना टाइम देते थे आप अपने स्टडीज़ में? मेरी मिनिमम टारगेट होती थी कि रोज़ मैं एटलीस्ट 3 मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करूँ। ऑफ कोर्स हमेशा ये नहीं हो पाता था, बट फिर भी मैं एटलीस्ट मुझे 1 टू 2 क्वेश्चन सॉल्व करने ही थे। ठीक है। कभी ऐसा डिमोटिवेशन हुई कि काम भी करना पड़ रहा है, अप्लाई भी करना पड़ रहा है, प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तब भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन आए जा रहे हैं, तो ऐसा डिमोटिवेशन वाला फ़ेज़ आया कि अब नहीं हो पाएगा यार, इसी में कंटिन्यू करते हैं टीसीएस में? जी हाँ, डिमोटिवेशन तो बीच-बीच में आता था। एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी कि हाँ, मैंने अभी तक इतने कंपनीज़ में अप्लाई कर दिया, अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं शायद यहाँ पे ही रह जाऊँगा। बट एट द सेम टाइम मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं आज कैपेबल नहीं हूँ, बट मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा, अपने आप को अपस्किल करता रहूँगा, तो मैं डेफ़िनिटली एक पोज़ीशन पे पहुँच जाऊँगा कि मैं इन कंपनीज़ को क्रैक कर सकूँ। सागर आपने डीएसए में 300 क्वेश्चन किए हैं लगभग और उसमें आपने गूगल को निपटा दिया है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आपने किस-किस टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस किया था? लाइक वो ग्राफ था, बाइनरी सर्च था, कौन से डीएसए के टॉपिक्स आपने पढ़े थे? और कौन से आपने स्किप मार दिए थे कि यार ये तो टू मच है, ज़्यादा एडवांस है, इनको हटा देते हैं? सो मैंने एक डीएसए शीट फॉलो किया था। सो आई स्टार्टेड विथ एरे एंड स्ट्रिंग्स। उसके बाद मैंने लिंक लिस्ट, ट्रीज, हीप, ग्राफ, ये सारी चीज़ कवर किए थे, और मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड डीपी लगता था। सो सबसे ज़्यादा मैंने टाइम डीपी पे स्पेंड किया था, और मैंने सेगमेंट ट्रीज ये सारी टॉपिक्स एक्चुअली स्किप कर दी थी, तो मैंने डीपी तक पढ़ाई की थी। ओके। एंड गूगल में सबसे यूज़फुल टॉपिक कौन-सा रहा? ग्राफ का क्वेश्चन था जो कि मुझे मिला था। सो ग्राफ पे प्रैक्टिस करना एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल रहा। डीपी का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था। ठीक है। सो फाइनली आपने गूगल के पोर्टल पे अप्लाई किया। हुँ, हुँ। वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आया एंड इंटरव्यू कॉल आने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद कुछ मल्टीपल इंटरव्यूज़ के राउंड होते हैं, डीएसए बेस्ड राउंड होते हैं, उसके बाद गूगलीनेस राउंड राउंड होता है। ये तो सभी को पता है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, पूरा डिटेल्ड गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइन रहता है एंड आपके केस में भी शायद 45 मिनट्स के इंटरव्यू हो रहे होंगे सारे के सारे, हाँ, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में सबको पता है। हाउ वुड यू रेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ डीएसए? मीडियम क्वेश्चंस पूछे गए थे लीड कोड के या हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे या ईज़ी थे? सो डिफ़िकल्टी लेवल लोगों की प्रैक्टिस पे एक्चुअली डिपेंड करती है। फॉर फ्यू पीपल इट मे बी हार्ड क्वेश्चन, फॉर फ्यू इट मे बी मीडियम क्वेश्चन। मेरे लिए वो मीडियम लेवल क्वेश्चन था, जो कि मैंने अपने 45 मिनट्स में एक्चुअली सॉल्व कर लिया था। ठीक है। एंड लगभग 3 से 4 डीएसए के राउंड हुए होंगे आपके, राइट? मेरे एक्चुअली 2 ही राउंड हुए थे, और 1 गूगल मीट राउंड हुआ था। टोटल 4 राउंड थे। फर्स्ट वाज़ स्क्रीनिंग, 2 टेक्निकल राउंड्स एंड लास्ट वाज़ गूगल नेस्ट राउंड। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग गूगल एंड मुझे ये बताइए जब आपने फाइनली गूगल क्रैक किया, तो आपके पास फाइनली रिक्रूटर का कॉल आया होगा कि आपका टीम मैचिंग वगैरह हो गया है एंड आपको ऑफर मिल चुका है। तो कैसी फीलिंग थी आपकी? कैसा लग रहा था आपको?
सो एक्चुअली गूगल का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ये मेरे 4 राउंड्स होने में ऑलमोस्ट 2 मंथ लग गए थे एक्चुअली। और सारे राउंड्स फिनिश करने के बाद भी गूगल का एक इंटरव्यू पैनल आई थिंक होता है जो कि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तो रिजल्ट आने में एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया था, बट जब मुझे कॉल आया था कि दैट नाउ आई आई एम सिलेक्टेड, सो मुझे मेरी खुशी का एक्चुअली कोई ठिकाना नहीं था। ओके, घर पे बताया एकदम? जी हाँ, जब मुझे ऑफर मिल गया था तो मैंने घर पे शेयर किया ये, और घर में सबको ही बहुत खुश हुआ था। चलो बढ़िया। तो आपने सोचा था कि एक ऐसे कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर कोडिंग वोडिंग का इतना कल्चर नहीं है, आप एक दिन इस तरीके से गूगल ज्वाइन करोगे? मैं कॉलेज के दौरान तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गूगल जैसी कंपनी पे जा पाऊंगा, बट टीसीएस में काम करते दौरान मैंने काफ़ी ऐसी स्टोरीज देखी थी कि लोग T3 कॉलेज से बड़ी कंपनीज क्रैक कर रहे हैं। तो उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और मैंने अपना माइंडसेट बनाया था कि मुझे भी ये करना है। बिल्कुल, क्योंकि टियर 1 कॉलेज हो, चाहे टियर 2, टियर 3 कॉलेज हो, गूगल कॉलेजेस से सिर्फ 2-3 मैक्स टू मैक्स 2-3 ही बच्चे लेकर के जाता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड कंपनी। बहुत सारे इंजीनियर्स की ड्रीम कंपनी होती है, मेरी भी हुआ करती थी। बट द थिंग इज़, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। एक बहुत ही डिफाइंड सा पाथवे है जो आपको फॉलो करना है। अपने आप में आपको थोड़ी-सी हिम्मत रखनी है, थोड़ा-सा भरोसा रखना है कि दैट यू कैन डू इट, एट लीस्ट थिंक अबाउट इट। जिस तरीके से सागर को किसी पॉडकास्ट ने, किसी स्टोरी ने मोटिवेट किया होगा, इसी तरीके से आई होप ये स्टोरी आप लोगों को मोटिवेट कर रही होगी कि आप लोग भी ट्राई करो एटलीस्ट। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है काम, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो टीसीएस, इन्फोसिस में बहुत ही सैटिस्फाइड हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, ठीक है? बिकॉज़ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सैटिस्फाइड नहीं है, जिनको और सीखना है, वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स के साथ काम करना है। यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड डेफिनिटली यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना निकाल पाओ अगर आप पूरे तरीके से मेहनत करोगे तो। आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए जो अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर टियर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सो फाइनल एडवाइस जो मैं एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो कि बड़ी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज क्रैक करना चाहते हैं, कि अगर आप डिटर्मिनेशन रखते हो, अपने माइंडसेट वैसा रखते हो कि मुझे कंपनीज क्रैक करना है, तो आप डेफिनेटली बड़ी कंपनीज को क्रैक कर पाओगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु ड्रीम एंड द पीपल जो कि वो अचीव कर पाते हैं इज दैट द पर्सन हु अचीव देयर ड्रीम्स टेक एक्शंस। अगर आप आज से एक्शन लेना चालू करोगे इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग, आप अपना एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हो, आप उसको फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। ऑलराइट, ग्रेट एडवाइस सागर, कि भाई सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को एक्शंस भी लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स मेकिंग दैट ड्रीम अ रियलिटी। तो गाइज, आप लोग चलिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट सागर फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। या सेम हियर, नाइस टू मीट यू फ्रास। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू गाइज। डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।